हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस मिड कैप फंड के बारे में। तो ये लॉन्ग टर्म में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड रहा है, लेकिन अभी कुछ टाइम से ये फंड उतनी अच्छी रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों का सवाल मेरे पास आ रहा है कि क्या अब इस फंड में बने रहना चाहिए या इस फंड से उन्हें निकल जाना चाहिए। तो इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे एक्सिस मिड कैप फंड के बारे में, कहाँ पे कितना पैसा लगाता है, क्या ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे और एंड में हम बात करेंगे कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बात की थी, ये एक मिड कैप फंड है और अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करेंगे तो BSE 150 मिड कैप TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और ये जितने भी मिड कैप फंड्स होते हैं, ये अपने जो पैसा है वो मेजरली टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात कर लें यहाँ पर इसकी लॉन्च डेट की, तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। वहीं उसी तरफ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके फंड मैनेजर की, तो मिस्टर श्रेयस दिवलकर जी इस फंड को नवंबर 2016 से हैंडल कर रहे हैं। आपको पता होगा कि और भी एक्सिस म्यूचुअल फंड के काफी फेमस फंड्स मिस्टर श्रेयस दिवलकर जी हैंडल करते हैं, जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड भी सेम फंड मैनेजर हैंडल करते हैं। तो नाम इनका अच्छा है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड या फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड का कोई और फंड जो ये सेम फंड मैनेजर हैंडल करते हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप फिर इस फंड में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। वहीं दोस्तों, अगर हम दूसरे फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर हितेश दास जी भी इस फंड के साथ दिसंबर 2020 से जुड़े हुए हैं। उसके साथ दोस्तों बात कर लें अगर इसके फंड साइज की, तो फंड साइज काफी ज्यादा है इस फंड का, क्योंकि लगातार एक अच्छी रिटर्न दे रहा है, तो उस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का भरोसा इसके साथ है। 18,000 करोड़ से ज्यादा का फंड साइज इस फंड का यहाँ पर हो चुका है। और दोस्तों देखिए, काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है, मैं बार बार इसका सवाल का जवाब देता हूं कि क्या फंड साइज ज्यादा होने से फंड की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। तो देखिए, ये फंड टू फंड डिपेंड करता है, ये कोई पैरामीटर नहीं है कि फंड का साइज ज्यादा हो गया है तो अब वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर जो फंड मैनेजर है वो एक्स्ट्रा पैसे को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा तो जरूरी नहीं है कि फंड का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं आएगा। वहीं दोस्तों, मार्केट कैप एलोकेशन पे यहाँ पर बात कर लें तो जैसे कि हमने बात की थी मिड कैप फंड्स हैं, तो मेजरली पैसा मिड कैप कंपनीज में लगता है। 66% पैसा मिड कैप कंपनीज में लगता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि फंड को स्टेबल रखने के लिए, रिस्क कम रखने के लिए 19% पैसा ये फंड लार्ज कैप कंपनीज में भी लगाकर चलता है। यानी कि कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो ये फंड कम रिस्क लेकर चल रहा है। स्टेबल फंड रहने के लिए लार्ज कैप कंपनीज में भी पैसा लगाकर चल रहा है। वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में सिर्फ 2.5% पैसा इस फंड ने यहां पर लगाया हुआ है। एग्जिट लोड की बात कर लें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाला तो 10% तक अगर आप यूनिट्स निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अगर 10% से ज्यादा यूनिट्स आप 12 महीने के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। अब आइए दोस्तों, चलते हैं और इस फंड की रिस्क रेशियोज एक बार देख लेते हैं कि इस फंड के बारे में क्या बता रही है। तो रिस्क रेशियोज पे दोस्तों अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। जितनी कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी कम वॉलेटिलिटी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन काफी अच्छा दिखता है इस फंड का, 18.12, यानी कि कम वॉलेटाइल फंड है। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी इसके परफॉर्मेंस में दिखती है। शार्प रेशो वहीं दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा यहाँ पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, यानी कि कम रिस्क पे ज्यादा रिटर्न। तो उस मामले में भी, शार्प रेशो के मामले में भी काफी अच्छा खासा ये फंड यहाँ पर नजर आता है। शार्प रेशो जितनी ज्यादा होती है उतनी एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखती है। टर्नओवर रेशो पे बात कर लें तो टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, यानी कि एक बार किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके उसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह देता है। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशो के मामले में भी काफी अच्छा ये फंड दिखता है। जितनी कम टर्नओवर रेशो उतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट किसी भी फंड की। तो मुझे वही फंड ज्यादा अच्छे लगते हैं जिनकी टर्नओवर रेशो एटलीस्ट 70-80% या उससे कम हो, यानी कि फंड लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोच पाता है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए
टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना कितना जरूरी है। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। अब आइए दोस्तों चलते हैं और इस फंड की सेक्टर एलोकेशन पे यहां पर बात कर लेते हैं। तो सेक्टर एलोकेशन पे अगर दोस्तों यहां पर बात की जाए तो सबसे ज्यादा पैसा ये फंड फाइनेंशियल सेक्टर में लगा रहा है 15% के आसपास। उसके अलावा सर्विस, टेक्नोलॉजी, मटेरियल और केमिकल सेक्टर में ये फंड मेजरली अपना पैसा लगाकर चल रहा है। और देखेंगे तो इन 5 सेक्टर्स में काफी ज्यादा एलोकेशन, यानी कि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर ये फंड कंपैरेटिवली चल रहा है, स्पेसिफिकली अगर आप सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करेंगे। वहीं दोस्तों कंपनीज पे अगर बात कर ले तो यहां पर आपको एक चीज दिखेगी जो लगभग सभी एक्सेस म्यूचुअल फंड के कंपनीज में, फंड्स में आपको देखने को मिलती है कि मेजरली जितनी भी कंपनीज है यहां पर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, बाटा इंडिया, निट टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी, एवेन्यू सुपरमार्ट, मेजरली जितनी भी ये टॉप 10 में आपको कंपनीज देखने को मिलती हैं, मेजरली ये यहाँ पर हाई रिस्क हाई ग्रोथ कंपनीज हैं। मेजरली यहाँ पर जो कि एक एक्सेस म्यूचुअल फंड का जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उसका यही स्टाइल रहा है। तो हालांकि ये जो कंपनीज हैं ये पिछले कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जिसका इंपैक्ट शायद इस फंड पे भी हमें देखने को मिलेगा, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो इसकी रिटर्न्स पे अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए आज से 5 साल पहले लगाए होते तो इस फंड ने आपका वो पैसा 20% के आसपास बढ़ा दिया है। 25,000 इसने आपके लगाए हुए 10,000 रुपए कर दिए हैं। 3 सालों में 20,000, 2 साल में 17,000। तो अगर आप यहां पर दोस्तों 1 साल के रिटर्न देखते हैं तो सिर्फ 8% की रिटर्न है, लेकिन 1 साल में पूरी स्टॉक मार्केट में ही बहुत अच्छी रिटर्न्स यहां पर नहीं आई है। तो वो चीज इस फंड की परफॉर्मेंस पे भी यहां पर नजर आ रही है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2, 3, 5 साल में काफी अच्छी रिटर्न्स हैं। और दोस्तों अगर आपने इस फंड में आज से लगभग 9-10 साल पहले 10,000 रुपए जनवरी 2013 में लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 56,000 रुपीज बना दिया है। तो जबरदस्त रिटर्न्स इस फंड ने आपको सिंस इंसेप्शन यहां पर जनरेट करके दी है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे दोस्तों बात कर लें तो यहां पर भी आपको यही देखने को मिलेगा। 1 साल में बहुत खास रिटर्न नहीं है, 8% की रिटर्न 1 साल में यहां पर देखने को मिलती है, लेकिन
5 सालों में अगर आपने 1000 रुपीज पर मंथ की SIP कराई होती तो 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1,02,000 के आसपास बना दी होती। 22% की रिटर्न ये फंड आपको 5 सालों में उस वक्त दे रहा होता। 3 सालों में देखते हैं 26% की रिटर्न, 2 साल में 21% की रिटर्न। तो रिटर्न्स के एंगल से बहुत ही अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर ये फंड लगातार जनरेट करते हुए आ रहा है। और अगर आप देखेंगे 2, 3, 5 सालों में अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर दिखती है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि किसी भी फंड को अगर आपको जज करना है तो ये आपको रेगुलरली देखते रहना है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो इस फंड को अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो यहां पर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 3 साल में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। 1 साल में देखेंगे तो इस फंड ने लगभग 9% के आसपास की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 10%, यानी आप मान सकते हैं कि 1 साल में लगभग ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स दे रहा है। 2 साल में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 38% की रिटर्न दी है और इस फंड ने सिर्फ 32% की रिटर्न। 3 साल में अगर आप देखते हैं तो इस फंड के इंडेक्स ने 28% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 26% की रिटर्न दी है। वहीं दोस्तों अगर आप 5 सालों की यहां पर रिटर्न्स देखते हैं तो 5 सालों में आपको देखने को मिलेगा कि इस फंड ने 20% की रिटर्न्स दी है और इसके बेंचमार्क ने सिर्फ 15% की। तो अभी पिछले कुछ टाइम से इस फंड का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन 5 सालों में अभी भी ये फंड जबरदस्त रिटर्न्स देते हुए दिख रहा है। तो 5 सालों की परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी रिटर्न्स है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहां पर 1, 2, 3 साल में अगर आप देखते हैं तो यहां पर ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। तो काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि क्या अब इस फंड से निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अभी भी ये फंड एक अच्छा फंड है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वही है। हालांकि वो जो कंपनीज जिसमें इसने इन्वेस्ट किया था वो कुछ टाइम से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि फंड अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप इस फंड में जुड़े हुए हैं तो आप थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि हर फंड हर महीने हर साल बेंचमार्क को बीट करे ये चीज जरूरी नहीं है। तो उन चीजों का ख्याल रखिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस फंड में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।